नमस्कार। आज हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है जिसमें इसके बारे में काफी जानकारी है, तो हम उसे ही देखेंगे। हमारा मकसद है कि ये जो थोड़ी मुश्किल सी कंडीशन है, इसके असर क्या है और आज हम इसे कितना समझते हैं इसको। आसान भाषा में समझें। ये मसल्स की कमजोरी से जुड़ी एक लंबी लड़ाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहले ये समझने जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कोई एक बीमारी नहीं है। ये असल में कई सारी मिलती जुलती बीमारियों का एक ग्रुप है। अच्छा। और इन सब का बेस जेनेटिक है, मतलब जीन से जुड़ा हुआ। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है इसे समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे बेसिक सवाल, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर है क्या? सोर्स के हिसाब से ये जेनेटिक और प्रोग्रेसिव बीमारियों का एक ग्रुप है। जेनेटिक यानी ये परिवारों में चल सकती है, और प्रोग्रेसिव मतलब टाइम के साथ बढ़ती जाती है। मसल्स धीरे धीरे कमजोर होती जाती हैं। हाँ। और एक जरूरी बात ये भी कि ये जन्म से हो सकती है, पर इसके लक्षण बचपन में, टीनेज में या बड़े होने पर भी दिख सकते हैं पहली बार। और जब हम मसल्स की कमजोरी की बात करते हैं तो इसका सीधा असर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, जैसे चलना, दौड़ना या सीढ़ियां चढ़ना। बिल्कुल। ये सारे काम जो हम शायद सोचते भी नहीं करते वक्त बहुत मुश्किल हो जाते हैं। कभी कभी तो कुर्सी से उठना भी चैलेंजिंग हो सकता है। आपने प्रोग्रेसिव वर्ड पे जोर दिया, वो बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि ये रुकेगी नहीं, समय के साथ बढ़ेगी। अच्छा। और ये जो कमजोरी है, इसका कनेक्शन सीधा उन प्रोटीन से है जो हमारी मसल्स को हेल्दी रखते हैं, मतलब मजबूत और काम करने लायक। जब इन प्रोटीन्स के बनने में कोई दिक्कत आती है या वो कम बनते हैं, तो मसल्स ठीक से काम नहीं कर पाती और धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। यहीं से हम इसके कारणों पर आते हैं बेसिकली। हाँ, कारण तो सोर्स साफ बताता है कि मेन कारण है जीन्स में बदलाव, म्यूटेशंस। ये वो खास जीन्स होते हैं जो मसल्स के लिए जरूरी प्रोटीन बनाते हैं। सोचिए कितना सटीक सिस्टम है और उसमें जरा सी गड़बड़ी। हाँ, उसका असर कितना बड़ा हो सकता है। और ये गड़बड़ी, जैसा आपने कहा, भी अक्सर फैमिलीज में आगे बढ़ती है, पेरेंट्स से बच्चों में। बिल्कुल। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभी ये म्यूटेशन अचानक भी हो सकता है, स्पॉन्टेनियस। हाँ, सही कहा। मतलब परिवार में किसी को ना भी हो तब भी किसी को हो सकता है। बिल्कुल। मसल्स के लिए प्रोटीन की भूमिका को थोड़ा और समझें तो ये प्रोटीन मसल्स के फाइबर्स को एक तरह से ढांचा और मजबूती देते हैं। अच्छा। जब हम हिलते डुलते हैं तो मसल्स में थोड़ी टूट फूट होती है, ये प्रोटीन उसे रिपेयर भी करते हैं। अब अगर ये प्रोटीन सही मात्रा में नहीं है या ठीक से काम नहीं कर रहे, तो मसल सेल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ओहो। उनकी जगह फिर फैट या दूसरे टिश्यू ले लेते हैं, जिससे मसल और कमजोर होती जाती है। और ये जो जेनेटिक लिंक है, यही बताता है कि क्यों कुछ फैमिलीज में इसका रिस्क ज्यादा होता है। अगर हम इसे जरा बड़ी पिक्चर में देखें तो समझ आता है कि जीन लेवल पर एक छोटा सा चेंज पूरी बॉडी के फंक्शन पर, खासकर चलने फिरने की क्षमता पर कितना गहरा असर डाल सकता है। तो मतलब जड़ तो जेनेटिक है, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि ये एक बीमारी नहीं, ग्रुप है। हाँ। हमारे सोर्स में भी इसके कई टाइप बताए हैं। 5 का जिक्र तो है ही। पहला है ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डीएमडी। डीएमडी। ये अक्सर छोटे लड़कों में होता है और बचपन में ही लक्षण दिखने लगते हैं। इसे काफी गंभीर माना जाता है। हाँ, ये सबसे कॉमन और सीवियर फॉर्म्स में से है। दूसरा है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बीएमडी। ये डीएमडी जैसा ही है, पर इसकी स्पीड धीमी होती है। मसल्स कमजोर होती हैं पर धीरे धीरे। सही। तीसरा है बेथलेम मायोपैथी। ये हल्का रूप है और इसमें भी कमजोरी धीरे धीरे बढ़ती है। चौथा टाइप है लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये नाम से ही पता चलता है कि ये कूल्हों और कंधों के आसपास की मसल्स, मतलब जांघें, कूल्हे, अपर आर्म्स, कंधे, इनको अफेक्ट करता है। जी, लिम्ब गर्डल्स को। और पांचवा है फेशियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रोफी, FSHD। ये चेहरा, फेशियो, कंधे, स्कैपुलो और अपर आर्म ह्यूमरल की मसल्स पर असर डालता है। हाँ। एक ही नाम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर इतने सारे प्रकार, ये इतनी वैरायटी क्यों है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये वैरायटी इसलिए है क्योंकि हर टाइप में अलग जीन में गड़बड़ी होती है। अच्छा। और वो अलग अलग जीन अलग अलग प्रोटीन को कंट्रोल करते हैं। हर प्रोटीन का मसल में अपना खास काम होता है। तो कौन सा प्रोटीन अफेक्ट हुआ है, उसी से तय होता है कि लक्षण कब दिखेंगे, कौन सी मसल ज्यादा अफेक्ट होंगी और बीमारी कितनी तेजी से बढ़ेगी। इसीलिए सही टाइप का पता लगाना, मतलब डायग्नोसिस, बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो है। ये ना सिर्फ मरीज और परिवार को समझने में मदद करता है कि आगे क्या हो सकता है, बल्कि सही ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए भी ये पहला और सबसे जरूरी कदम है।
डीएमडी का मैनेजमेंट और प्रोग्नोसिस बेथलेम मायोपैथी से बहुत अलग होगा। ये बात समझ आई। अब अगर लक्षणों की बात करें तो सोर्स में कुछ आम लक्षण बताए गए हैं। सबसे मेन तो वही है धीरे धीरे मसल्स का कमजोर होना। जी। इसके चलते बार बार गिरना, चलने में लड़खड़ाहट, दौड़ने या सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत। मुझे लगता है ये सिर्फ पैरों तक नहीं रहता होगा, हाथ उठाने या चीजें पकड़ने में भी शायद। बिल्कुल बिल्कुल, हाथ की मसल्स, उंगलियों की मसल्स, सब पर असर आ सकता है। इसके अलावा मसल्स में अकड़न या खिंचाव भी आ सकता है, कॉन्ट्रैक्चर जिसे कहते हैं। हाँ, कॉन्ट्रैक्चर। इसमें मसल्स और टेंडन्स छोटे और सख्त हो जाते हैं, जिससे जॉइंट्स को हिलाना मुश्किल हो जाता है। सही। और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, खासकर कुछ टाइप्स में, सांस लेने वाली मसल्स भी अफेक्ट हो सकती हैं। हाँ, ये एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है। ये तो काफी गंभीर बात है। हाँ। और लक्षणों का पैटर्न अक्सर टाइप के हिसाब से अलग होता है। जैसे FSHD में शुरुआती लक्षण चेहरे पर दिख सकते हैं। सीटी बजाने में मुश्किल, मुस्कुराते हुए मुंह का एक तरफ खिंच जाना, अच्छा। या सोते समय आंखें पूरी तरह बंद ना होना। लिम्ब गर्डल में शायद जमीन से उठने में या कुर्सी से खड़े होने में ज्यादा दिक्कत महसूस हो, क्योंकि हिप्स और थाइस की मसल्स पहले कमजोर होती हैं। और सांस लेने में दिक्कत का कारण यह है कि हमारा डायफ्राम, जो सांस लेने के लिए सबसे जरूरी मसल है, वो भी एक मसल है। हाँ, वो भी कमजोर पड़ सकता है। जब ऐसा होता है तो लंग्स पूरी तरह हवा नहीं भर पाते, जिससे थकान और सांस फूलने लगती है। तो ये हमें सवाल पर लाता है कि जब इतने अलग टाइप और लक्षण है, तो फिर इसका इलाज या मैनेजमेंट कैसे होता है? बिल्कुल। हाँ, तो इलाज की बात करें, सोर्स कहता है कि फिलहाल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई क्योर नहीं है, मतलब पूरी तरह ठीक करने वाला इलाज नहीं है। नहीं, अभी तक तो नहीं। लेकिन ऐसे कई तरीके और ट्रीटमेंट हैं जो सिम्टम्स को कंट्रोल करने और लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। जी। इसमें सबसे पहले आती है फिजिकल थेरेपी और रेगुलर एक्सरसाइज। ये मसल्स की जो बची हुई ताकत है, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको बनाए रखने में मदद करती है, जॉइंट्स को जाम होने से बचाती है। बहुत जरूरी है। कुछ दवाएं भी हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कुछ टाइप के एमडी में, खासकर डीएमडी में, ये दवाएं मसल्स की ताकत को कुछ समय के लिए बनाए रखने और बीमारी के बढ़ने की स्पीड को धीमा करने में मदद कर सकती हैं। हाँ, पर इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हाँ, वो ध्यान रखना पड़ता है। फिर आते हैं सपोर्टिव डिवाइसेस, जैसे पैरों के लिए ब्रेसेस, चलने के लिए वॉकर या व्हीलचेयर। ये चलने फिरने में मदद करते हैं और इंडिपेंडेंस बढ़ाते हैं। बिल्कुल, मोबिलिटी एड्स। और एक एरिया जिसमें काफी उम्मीदें हैं, वो है जीन थेरेपी पे चल रहा रिसर्च। हाँ। क्योंकि बीमारी जीन में गड़बड़ी से है, तो साइंटिस्ट ऐसे तरीके खोज रहे हैं जिनसे उस डिफेक्टिव जीन को ठीक किया जा सके या उसके असर को कम किया जा सके। जी। ये समझना जरूरी है कि ये अभी भी रिसर्च फेज में है, लार्ज स्केल पर, लेकिन ये फ्यूचर के लिए एक बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल। और आखिर में जब सांस लेने में दिक्कत बढ़ती है, तो वेंटिलेटर जैसे रेस्पिरेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो कुल मिलाके इसका मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल एफर्ट है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैनेजमेंट यहाँ पर सबसे जरूरी शब्द है, क्योंकि अभी क्योर नहीं है, तो सारा फोकस इसी पर रहता है कि लक्षणों को कैसे कम किया जाए, कॉम्प्लिकेशंस को कैसे रोका या कम किया जाए, और व्यक्ति जितना हो सके उतना एक्टिव और इंडिपेंडेंट बना रहे। इसमें अक्सर डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट, काउंसलर और फैमिली मेंबर्स की पूरी टीम मिलकर काम करती है। राइट। और जीन थेरेपी जैसी रिसर्च वाकई बहुत जरूरी है। ये उम्मीद इसलिए जगाती है क्योंकि ये बीमारी की जड़ यानी जेनेटिक प्रॉब्लम को टारगेट करने की कोशिश करती है। हाँ। अगर ये सफल होती है तो भविष्य में हम शायद सिर्फ लक्षणों को मैनेज करने से आगे बढ़ पाएंगे, शायद बीमारी की प्रोग्रेस को रोक पाएं या धीमा कर पाएं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं होती होगी। सोर्स इस बात पर भी जोर देता है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सामना करना मेंटली और इमोशनली भी बहुत चैलेंजिंग हो सकता है। बिल्कुल। अपनी फिजिकल एबिलिटीज को धीरे धीरे कम होते देखना, दूसरों पर डिपेंडेंसी बढ़ना, फ्यूचर की चिंता, ये सब व्यक्ति और उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल होता होगा। यकीनन फिजिकल चैलेंजेस के साथ साथ मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। यहीं पर फैमिली का सपोर्ट, दोस्तों का साथ और जरूरत पड़ने पर काउंसलिंग बहुत अहम हो जाती है। इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स बहुत मददगार हो सकते हैं। सपोर्ट ग्रुप्स, वो कैसे मदद करते हैं? ये ग्रुप्स उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जो सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अच्छा। अपने एक्सपीरियंस शेयर करना, दूसरों की कहानियां सुनना, प्रैक्टिकल सलाह लेना देना और ये जानना कि आप अकेले नहीं हैं, ये सब इमोशनली बहुत ताकत देता है। हाँ, ये तो है। कई बार ये ग्रुप्स लेटेस्ट जानकारी, रिसोर्सेज और अधिकारों के बारे में भी अवेयरनेस फैलाते हैं
और साथ ही जब सोसाइटी में इस कंडीशन के बारे में सही जानकारी और समझ बढ़ती है तो इससे जुड़ा जो एक स्टिग्मा या डर होता है वो कम होता है। सही बात है। स्कूलों, दफ्तरों, पब्लिक प्लेसेस पर बेहतर माहौल और एक्सेसिबिलिटी बनाने में भी कम्युनिटी अवेयरनेस मदद करती है। भविष्य की तरफ देखें तो क्या कुछ उम्मीद की किरणें हैं? सोर्स में कुछ और रिसर्च एरियाज का जिक्र है। हाँ, सोर्स फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव है। जीन थेरेपी के अलावा स्टेम सेल थेरेपी पर भी रिसर्च चल रही है। आइडिया ये है कि स्टेम सेल्स शायद डैमेज्ड मसल्स को रिपेयर करने में मदद कर सकें। एक और डायरेक्शन है प्रोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। मतलब जो प्रोटीन कम बन रहा है या खराब बन रहा है उसे किसी तरह बाहर से दिया जाए या उसके काम को सुधारा जाए। जी, इन सभी एरियाज में शुरुआती रिजल्ट्स अच्छे बताए जा रहे हैं, पर हाँ, अभी लंबा रास्ता तय करना है। हाँ, साइंटिस्ट लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर और ज्यादा असरदार इलाज खोजे जा सकें। उम्मीद यही है कि फ्यूचर में न सिर्फ ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट मिलेंगे बल्कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंच भी पाएंगे। अभी हम ज्यादातर सिम्टम मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं, लेकिन रिसर्च का लक्ष्य ऐसे ट्रीटमेंट डेवलप करना है जो बीमारी की जड़ पर काम करे, उसे रोकें या शायद कुछ हद तक रिवर्स भी कर सकें। लेकिन जैसा आपने कहा, रिसर्च में टाइम लगता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना जरूरी है। तो आज की इस बातचीत को समेटते हैं। हमने समझा कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी असल में जेनेटिक कारणों से होने वाली मसल्स की बीमारियों का एक बड़ा ग्रुप है। हर टाइप अलग है और इसके साथ जीना चैलेंजिंग है। बिल्कुल। लेकिन सही देखभाल, ट्रीटमेंट, फैमिली और सोसाइटी के सपोर्ट और रिसर्च से मिलने वाली उम्मीदों के साथ इसे डील किया जा सकता है। हमारे सोर्स का एक जरूरी मैसेज यही है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी की पूरी पहचान नहीं है। सही कहा। सही इलाज, पॉजिटिव सोच और मजबूत सहारे के साथ इससे इफेक्टेड लोग भी एक अच्छी और मीनिंगफुल लाइफ जी सकते हैं। और आखिर में एक सोचने वाली बात छोड़ते हैं। हमने जीन थेरेपी जैसे एडवांस ट्रीटमेंट्स की बात की। जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ एमडी के लिए बल्कि दूसरी जेनेटिक कंडीशंस के लिए भी ज्यादा डेवलप और एक्सेसिबल होंगी, हमें कुछ बड़े एथिकल सवालों का सामना भी करना पड़ेगा। जैसे इन पावरफुल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कब, कैसे और किन लिमिट्स में सही माना जाना चाहिए। ये तो है। और ये कैसे पक्का किया जाए कि इनका फायदा समाज के सभी वर्गों तक बराबर पहुंचे, न कि सिर्फ कुछ ही लोगों तक। ये ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में बहुत सोचने की जरूरत होगी।